हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि क्या यूट्यूब से वीडियो देख करके सेल्फ मेडिकेशन करना सही है कि नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कभी भी किसी भी तरह की अपलोडेड यूट्यूब वीडियो के हिसाब से किसी भी तरह के सेल्फ मेडिकेशन को सपोर्ट नहीं करता हूँ, आइदर वो मेरी खुद की बनी हुई हो या कितने भी बड़े डॉक्टर्स की क्यों ना बनी हुई हो। और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि डोंट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशंस विदाउट टेकिंग द प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशंस। और क्यों नहीं करना चाहिए उसको मैं आज थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक रूल्स के पहले उस डॉक्टर को उस पेशेंट की पूरी फुल हिस्ट्री लेनी चाहिए। फुल हिस्ट्री मीन समझते हैं आप क्या होता है? होम्योपैथ में फुल हिस्ट्री टेकिंग का मतलब होता है, यानी पेशेंट का केस टेकिंग का मतलब ये होता है कम से कम मिनिमम हाफ आवर, मैक्सिमम वो 1 आवर, 2 आवर या 3 आवर्स भी हो सकता है। उसमें पेशेंट के अपने सिम्टम की हिस्ट्री होती है, क्या पेशेंट के जो है सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर पेशेंट्स के अपने यानी फैमिली बैकग्राउंड्स में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है वो भी देखा जाएगा। सिम्टम जो जेनेटिक आ रहे हैं वो भी देखा जाएगा। फिर ये भी देखा जाएगा कहीं पेशेंट जो है किसी और वजह से परेशान तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला स्टेप है केस टेकिंग, यानी पेशेंट्स के सारे सिम्टम्स को प्रॉपरली कलेक्ट करना, चाहे वो मेन हो, चाहे वो सब सिम्टम हो, मेंटल सिम्टम हो, फिजिकल सिम्टम्स हो, एग्रीवेशन हो, एमेलोरिएशन हो। इस तरह से जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो सबसे पहले कलेक्ट करने चाहिए। फिर उससे रिलेटेड जो पर्सन उसके टच में है, सपोज दैट उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके फैमिली और मेंबर्स हैं, यानी पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स हो सकते हैं, उसके यानी कि ससुराल के कुछ मैटर हो सकते हैं, उसके घर के मैटर्स हो सकते हैं, या उसकी पास्ट हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट हुए होंगे जो उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं असर डालते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उस सिम्टम के अंदर कंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेंटल सिम्टम जो होता है वो बहुत ही यानी कि चीप सिम्टम माना जाता है। किसी भी मेडिसिन में जो है मेडिसिन का सिलेक्शन करते वक्त जो है उसका जो है यानी कि जब मेंटल सिम्टम आता है तो उसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्यों देते हैं उसको हम आगे जानेंगे। सबसे पहले तो जहाँ अगर आपने सारा सिम्टम ये कलेक्ट कर लिया है और फिर उसको अच्छे से, चाहे आप पेपर पे लिखते जा रहा है, जो भी डॉक्टर्स होगा, अब तो सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए हैं, तो या तो वो सॉफ्टवेयर में जो है फीड करते हैं या फिर वो पेपर में या जो भी उनके पास XYZ वे होता है वो पूरा वहाँ लिख करके फिर सिम्टम को अब जो है वो कंक्लूड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो मेन सिम्टम पे आते हैं, यानी कि जो जनरल सिम्टम होते हैं उसमें से कट करते 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 वो फिर मेन सिम्टम पे आते हैं। फिर मेन सिम्टम में जो माइंड सिम्टम होता है उसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप मन से खुश रहते हैं तो समझ लीजिए कि तन से भी आप खुश रहेंगे। तन और मन का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है, तो इसलिए जो है मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी जाती है कि आपके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं। अगर किसी भी पेशेंट्स के अंदर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, सपोज दैट वो अगर जिद्दी मिजाज का है तो समझ लीजिए कि उसकी मेडिसिन जो है बहुत आसानी से सेलेक्ट की जा सकती है। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक पेशेंट और डॉक्टर्स का जो एग्जाम्पल दूंगा। एक पेशेंट एक डॉक्टर के अंदर ट्रीटेड था, तो उन्होंने उसको उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग बहुत सारी मेडिसिन दी, बट उसे जो है रिकवरी नहीं हो रही थी। इन द एंड उन्होंने कहा लेट्स गो फॉर ड्राइव। वो पेशेंट को लेकर जो ड्राइव पे चले गए, बस वो अभी कुछ इरादा नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, वो ड्राइव पे जा रहे हैं जस्ट, तभी सडनली एक जो है साइड से जो है दूसरी जो है कार पास हुई। जैसे ही पास हुई वो ये जो पेशेंट था वो ड्राइव कर रहा था, उसने कहा कि ओके आई विल टीच यू, अभी मैं इसको सबक सिखाता हूँ। यानी उसने फिर जो है अपनी जो कार को और फास्ट किया उससे कि मैं उसको अभी जो है यानी कि पीछे छोड़ के तभी दम लूंगा, जबकि डॉक्टर ने मना किया लेट इट गो, जाने दो उसे, अभी वो चला गया ठीक है, उसने ओवरटेक किया है तो डोंट यू ट्राई आल्सो टू ओवरटेक हिम, जाने दो उसे, फास्ट ड्राइव कर रहा है तो तुम अपना सेफ मोड में सेफ पे चलो। बोले, उसने कहा कि नहीं, मैं उसे ओवरटेक करूंगा और उसको मुझे पीछे छोड़ना है। ये उसका जिद्दीपन इस कदर था कि उसने बिना उसको पीछे छोड़े हुए रुका नहीं जब तक कि उसने डिफीट नहीं कर लिया। यानी उसके मन में इतनी ज़्यादा जिद्दीपन है कि जब तक उसने डिफीट नहीं कर लिया
तब तक उसने अपनी जिद पे अड़ा रहा, छोड़ा नहीं, और उसको जो जब पीछे कर छोड़ दिया, यानी ओवरटेक कर लिया, तब उसे सुकून हुआ। जब ये सब हो गया, डॉक्टर ने कहा ओके नाउ लेट्स गो क्लिनिक। वहाँ पे से वापस आए और उन्होंने कहा इट्स इनफ, तुम्हारी जो है मेडिसिन का सिलेक्शन हो गया। उसने कहा कैसे हो गया? उन्होंने कहा हो गया बस। और उन्होंने जानते हो क्या दिया था उस पेशेंट को? लैकेसिस। लैकेसिस के पेशेंट में इतना जिद्दीपन होता है कि जब तक कि वो पूरा नहीं कर लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। उसको सेटिस्फेक्शन उसको ओवरटेक करने में मिल गया, वो शांत हो गया। ये है उसका मेंटल सिम्टम। सोचिए फिजिकल यानी बॉडी के आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो मेंटल सिम्टम से कितना रिलेट करते हैं, आपकी इमोशंस से कितना रिलेट करते हैं, आपके माइंड से कितना रिलेट करते हैं, आपके थॉट से कितना रिलेट करते हैं, आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी बॉडी में ये चल रहा है और डॉक्टर मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि यार उस डॉक्टर ने तो बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चंस कर लिया, ऐसे उल्टे पलटे सवाल कौन पूछता है, होम्योपैथ में तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो है रूल्स में आते हैं। अगर इसे पूछा नहीं जाएगा तो फाइंडिंग सही से नहीं हो पाएगी कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ फिजिकल चल रहा है, आपके ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो तो यानी किसी रिपोर्ट में, एमआरआई में, यूएसजी में या ब्लड से किसी और तरीके से आप फाइंडिंग कर सकते हैं। बट आप जबकि माइंड में आपके थॉट्स चलते हैं तब ये बहुत ही मुश्किल होता है उसे पता करना, अनटिल जब तक कि जो है पेशेंट अपने से खुद एक्सप्रेस नहीं करता है कि जो है कि मेरे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। जब हम मेडिसिन का सिलेक्शन कर लेते हैं तब हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम अब इस मेडिसिन की कौन सी पोटेंसी का सिलेक्शन करें। अभी हमने सबसे पहले तो सिम्टम कंक्लूड किया, फिर उसके बाद चीफ सिम्टम पे आए, चीफ सिम्टम के बाद उनको भी कंक्लूड करके हम जो मेन सिम्टम को कलेक्ट कर लिया उसके हिसाब से हमने जो है मेडिसिन सेलेक्ट की। अब मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद उसकी हमें पोटेंसी सेलेक्ट करना है कि पेशेंट की जो है यानी कि सीवियरिटी किस लेवल की है उसके सिम्टम की, और हमें कौन सी यानी पोटेंसी इसको देनी है। जब हम पोटेंसी दे देते हैं तो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो उसको रिपीटिशन कैसे करना है। यानी कि जो है हम जो दे रहे हैं पोटेंसी उसको यानी 1 डोज देना है, 2 डोज देना है, 3 डोज देना है, उसको रिपीट करना है नहीं करना है, यानी अल्टरनेट देना है या बीच में कितने दिन गैप करना है, साथ में और कोई कम्प्लीमेंट्री चलानी है कि नहीं चलानी है, और अगर या कि सिर्फ हमें उसे प्लेसिबो ही देना है। ये सारी चीज़ें आफ्टर मेडिसिन सिलेक्शन के बाद होती हैं, इसे जो है ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सपोज दैट आपने ये सब कर लिया, फिर उसके बाद अगर लगता है कि हाँ जो मैंने मेडिसिन दी थी अभी उससे मुझे फुल यानी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उससे यानी कि हेल्पर उसकी मेडिसिन यानी कि जो इस मेडिसिन को सपोर्ट कर रही हैं। ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर्स के लिए वो तो जानते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि पेशेंट इस चीज़ को समझे। जो लोग ये समझते हैं कि बस हाँ रस्टॉक्स, एकोनाइट, ब्राइनिया, बेलाडोना हम लिए जा रहे हैं, तीनों को कंबाइन किए जा रहे हैं, तीनों के सिम्टम अलग हैं उनको भी मिक्स किए जा रहे हैं, हम ले रहे हैं सब एक दूसरे जो एक साथ मिक्स करके और सब अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है, नो इश्यू। उन्हें पता नहीं कि लेटर ऑन ये मेडिसिन जब आपके बॉडी के अंदर पहले से चली जाती है तो एक दीवार की तरह से होती है। फिर अगर कुछ और सिम्टम परसिस्ट होने उसके बाद आप कोई दूसरी मेडिसिन लेंगे और ये पहले से मौजूद होगी तो एक वाल की तरह जो है रोकेगी उसको, यानी जब तक इसका असर रहेगा। किसी मेडिसिन का 10 दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है, 40 दिन, 50 दिन है, सब मेडिसिन के अपने अपने जो है 1 डोज के ड्यूरेशंस होते हैं कि इतने दिन तक इनका असर बाकी रहता है। अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने मेडिसिन दी है इसका जो है रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उस तरह से पेशेंट को रिकवरी नहीं हो रही है, तो ये डॉक्टर ही जानेगा। फिर वो उससे यानी उसकी हेल्पर मेडिसिन यानी उसकी मुआविन जो उसको हेल्प करती है, जो उसको सपोर्ट करती है, उसके एक्ट यानी काम करने में बेहतरी लाती है, उसको देगा। सपोज दैट एकोनाइट एंड सल्फर है, एक दूसरे की जो है सपोर्टिव मेडिसिन है, तो ये चीज़ें डॉक्टर ही समझेगा कि कौन सी मेडिसिन हमने दी है और इसकी सपोर्टिव यानी मेडिसिन कौन सी है, इसकी हेल्पर मेडिसिन कौन सी है जो हमें आप देना चाहिए ताकि इसके जो है यानी एक्शंस में, इसकी हीलिंग में, इसकी रिकवरी में जो है तेजी आ सके। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जो है वो है दाफे यानी कि उसके जो असर्स को जो है दूर करने वाली मेडिसिन। तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो हम दे देते हैं उसके बाद हम सपोज दैट उस दूसरी वाली उस कैटेगरी की मेडिसिन को चला देंगे तो पता चला हमने जो अभी मेडिसिन चलाई है उसके असर को वो ज़ायल कर दिया, यानी कि उसके असर को ख़त्म कर दिया। तो पता चला जहाँ बेनिफिट मिलना चाहिए था वहाँ सब यानी कि सब इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो ये चीज़ें कौन जानेगा? ये डॉक्टर ही जानेगा कि हमने अभी इसको कौन सी मेडिसिन दी थी, अभी हमें ये मेडिसिन नहीं देना है, अदरवाइज ये मेडिसिन जो है इसके असर को बराबर कर देगी, काट देगी, यानी कि जो इसने काम किया है। ऐसा आपको पता नहीं चलता बॉडी में, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें रूल्स में आती है तो डॉक्टर उसे अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए आपको कंसल्ट डॉक्टर से करना चाहिए। फिर
उसकी जो इनिमिकल आती हैं और जो इनकम्पेटिबल है, इनकम्पेटिबल मेडिसिन वो होती हैं, सपोज दैट आपने जो है नक्स दे दिया, उसके बाद जो है आपको इग्निशिया नहीं चलानी चाहिए, ये उसकी इनकम्पेटिबल मेडिसिन है, यानी एक दूसरे के आगे पीछे नहीं चलानी चाहिए। तो आपको तो पता नहीं है, सपोज इग्निशिया में भी जो है ग्रीफ आता है और जो है नक्स में ज़्यादा मेंटल सिम्टम चिड़चिड़ापन होता है। जो लोग बैठकर काम करते हैं और जो लोग जो बहुत यानी कि मेंटल वर्क करते हैं, उनके लिए नक्स बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और इग्निशिया में बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, सारो है, तो बट एक दूसरे के वो अपोजिट है। तो आप इन दोनों मेडिसिन को एक यानी आगे पीछे एक दूसरे से फ़ौरन नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर ही जानेगा, तो इसलिए आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपकी डेली लाइफ का रूटीन आता है। दुनिया में कोई भी ऐसी पैथी नहीं है, सिर्फ आप उसको चलाएं और बाकी आप कुछ भी नहीं फॉलो करें और ये सोचें कि हम एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको अपनी डेली रूटीन यानी आपकी जो लाइफ है उसमें जो आपकी दिनचर्या है उसमें चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। सपोज दैट आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, ये बहुत ही जो है इम्पैक्ट करता है आपकी बॉडी पे। आप कब खाते हैं, कितना खाते हैं और क्या खाते हैं, ये भी आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों को भी जो है चेंज करना ज़रूरी है, अगर उसमें चेंज करने लायक है तो। यानी कि अगर आप बहुत अच्छे से वेल डाइट वेल रूटीन मेंटेन करते हैं तो इट्स ओके, वो डॉक्टर्स को आप बताएं। और डॉक्टर की भी जिम्मेदारी होती है कि नॉट जस्ट ओनली हैव टू गिवन हिम ओनली मेडिसिन और उसको दे के छोड़ दे जाओ और बाकी जो भी मन खाओ, जो पियो, जो मर्जी आए सो करो और तुम ठीक हो जाओगे, तो ये रॉन्ग वे है। मैं इसे सपोर्ट नहीं करता और कोई भी नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि आपका खाना जो होता है मेडिसिन से कहीं ज़्यादा आपकी बॉडी में इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप तो मेडिसिन इतनी सी क्वांटिटी में लेते हो, लेकिन बट आप तो खाना जो भरपेट लेते हो। तो अगर आप खाने को दवा की तरह से और दवा को खाने की तरह से आप खाएंगे तो आप लाइफ में जल्दी बीमार नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपको खाना बहुत ही समझबूझ करके, सोच विचार करके और अच्छी डाइट और सही समय पे और सही क्वांटिटी में अगर आप लेंगे, फूड और वाटर का इंटेक करेंगे, तो आपकी बॉडी वैसे ही आपका ऑटो हील सिस्टम को जो है वो बनाए रखेगी और आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। बीमारी होने के बाद इनकेस बहुत सख्त ज़रूरत हो तभी आप मेडिसिन की तरफ आएँ, अदरवाइज कोशिश करें कि जितना हो सके आप जो है अपनी डेली रूटीन जो है उसको सही करके, करेक्ट करके, उठने का टाइम, सोने का टाइम, स्ट्रेस है तो उसे कैसे रिड्यूस करना, उसे कैसे कोप आउट करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, सपोज दैट आपको थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, खाना जो समय पे खाना चाहिए, टाइम से आपको सोना चाहिए। ऑफिस का अगर स्ट्रेस है, कुछ है, तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, घर में आएँ तो थोड़ा खुश रहें। तो इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप जो भी यानी आपकी बीमारी होने वाली रहेगी इन फ्यूचर वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आपका मन खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा, हैप्पी, उसके अंदर हैप्पीनेस रहेगी, उसके अंदर जॉय फील करेंगे आपके हार्ट के अंदर, तो आपके बॉडी के जो है सेल्स में जो है पूरे अच्छी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी। और ये प्राण शक्ति है, वाइटल फोर्स है ऑक्सीजन। जब आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी और ब्लड के साथ वो मिलेगी तो बॉडी के अंदर जो है आपको एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मालूम होगा। इस तरह से साथ में आपको कुछ प्रिकॉशंस भी बरतने होंगे, जो डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको जो है क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ड्यूरिंग जो ट्रीटमेंट, और क्या आपको अवॉइड करना है, क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इस तरह के अल्कोहल को आप जो कंज्यूम कर रहे हैं और स्मोक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको खुद रुक जाना चाहिए। अदरवाइज डॉक्टर उनको स्ट्रिक्टली उनसे जो है कहे कि आप इसे छोड़ दें, ये आपकी लाइफ के लिए कितना फैटल है, कितना घातक है, यानी प्राण घातक है, इससे आप बचें ताकि आपकी जो है रिकवरी जो है वो फास्ट हो सके। खाने पीने में जहाँ तक बात है तो खाने पीने में ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। उसका अलग ही अपना एक डाइट प्लान जो है वो डॉक्टर कोशिश करे कि वो बना के पेशेंट को दे कि ये चीज़ें आपको लेनी है और ये चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी है, ताकि आपको रिकवरी करने में, आपको हील करने में जो है आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट डॉक्टर के जो अंडर में ही रह के जो है पॉसिबल हो सकती हैं। आप यूट्यूब से कभी भी ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं पा सकते हैं। मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के जो डॉक्टर्स हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग्स। आज सिर्फ मिलियन व्यूज़ पाने के लिए उस पर एडवर्टाइजमेंट आता है, उससे अपनी इनकम की सोर्स जनरेट करने के लिए लोग जो है वीडियो बना देते हैं, बना के 5 टॉप बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस, 5 टॉप बेस्ट मेडिसिन फॉर द प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, फैटी लिवर्स, किडनी स्टोन्स, हेयर फॉल, सब बता देते हैं। मेरा उनसे सवाल इस वीडियो के माध्यम से है, इस वीडियो के थ्रू है, क्या आप जो ये कर रहे हैं ये सही है? दिस इज़ द राइट वे टू एक्सप्रेस द होम्योपैथी?
ये तो सही तरीका नहीं होम्योपैथी को रिप्रेजेंट करने का। अगर आप होम्योपैथी को सपोर्ट करना ही चाहते हैं तो आप किसी मेडिसिन के प्रॉपर सिम्टम्स को बताएं कि व्हाट इज़ द एकोनाइट एंड व्हाट इज़ द चीफ सिम्टम ऑफ द एकोनाइट मेडिसिन, व्हाट इज़ द रेड लाइन सिम्टम ऑफ द एकोनाइट मेडिसिन। तो ऐसे आप बताएंगे तो पेशेंट अवेयर होगा, वो जानेगा कि हाँ एकोनाइट किस कंडीशंस में इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी डोज में इस्तेमाल करनी चाहिए, तो उसे सीखने को मिलेगा। अगर वो अच्छे से सीखता है तो वो अगर इस्तेमाल करेगा तो उसे अच्छा सा जो है रिस्पांस और रिजल्ट भी मिलने की एक्सपेक्टेशन होगी। अदरवाइज ऐसा ही होगा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा सारी मेडिसिन करेंगी आपको। आप कुछ भी लेते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो उसके जो है कुछ ना कुछ असर बॉडी के अंदर तो आते ही है ना, उसी तरह से मेडिसिन भी हैं। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है, तो जाहिर सी बात आप उन्हें इंटेक करेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलना ही डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन बट वही लेटर ऑन उससे दूसरी बीमारियों के रोकने में कितनी जो है रुकावट हो रही है। और फिर रिवर्स भी बहुत होते हैं। सपोज दैट आपने किसी ऐसी मेडिसिन का सिलेक्शन कर दिया जो कि जो सिम्टम्स के हिसाब से था, बट वो मेंटली उससे रिलेट भी नहीं कर रहा था, और उसके जो डीप जो रूट था, उसका मेन रूट था, उस पर आपने काम नहीं किया। तो जो फिजिकली जो ऊपर सिम्टम है, समझ लीजिए कि समंदर के अंदर झाग बन रहा है, आपने जाना नहीं, यानी पानी के अंदर बॉडी के अंदर सफल साबुन नीचे अंदर है तय में, और ऊपर से झाग आ रहा है। आपने झाग को हटा दिया, कुछ देर के लिए पानी में झाग तो नहीं आएगा, बट लेटर ऑन जब पानी हिलेगा थोड़ा सा साबुन के साथ वो मिक्स होगा, फिर उसके बाद झाग आएगा। तो आपको करना क्या, आपको साबुन को वहाँ से निकालना है ना कि झाग को। आप झाग को हटा देंगे, उसके फैन को हटा देंगे, फिर वो आएगा। उसी तरह से जो फिजिकल सिम्टम में आने वाली जो है जो सिम्टम्स के हिसाब से जो मेडिसिन आप देते हैं उसका यही जो है फ़ायदा होता है कि वो चले जाते हैं, बट लेटर ऑन वो फिर रिवर्स हो जाते हैं। तो अगर आप डीप रूट पे काम करेंगे, आप मेन सिम्टम पे काम करेंगे, व्हाट इज़ द रूट काज ऑफ दिस डिसीज़, जब आप इसको पता कर लेंगे और इसकी फाइंडिंग कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। हर डॉक्टर जानता है, आई एम नॉट टीचिंग हियर द डॉक्टर, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि पेशेंट इसको समझे। ये डॉक्टर इस तरह से करते हैं कि जब आप उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन लेते हैं तो वो आपसे जो कंसल्टिंग करते हैं और टाइम लेते हैं, तो फिर उसमें वो सारी चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं कि आपकी बीमारी की वजह क्या है, इस बीमारी की जड़ क्या है, ये कहाँ से पनप रही है। तो अगर आप जड़ काट देंगे तो सब तना टहनियाँ पत्तियाँ ना तोड़ने की जरूरत है, ना टहनियों को अलग अलग काटने की जरूरत है। आप जड़ काट दीजिए, पूरा पेड़ नीचे आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी बीमारी की जड़ पे काम करेंगे तो वो बीमारी जड़ से ख़त्म होगी, ना कि ऊपर से। क्योंकि अगर तना ऊपर से आप काटेंगे तो फिर वो ग्रो हो जाएगा, तो रीग्रोथ के चांसेस रहेंगे। इसलिए आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, आप एक प्रॉपर अच्छे डॉक्टर से, जिसे आप समझते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उससे आप कंसल्ट करें। क्योंकि ट्रस्ट करने से जो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आती है, पॉजिटिविटी जो है जनरेट होती है आपके माइंड में, कि आपका बिलीफ होता है कि मैं इस डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट लूँगा तो मुझे बेनिफिट होगा। तो इससे भी एक तरह की इस तरह से जो है माइंड में पॉजिटिविटी आती है। तो आप उन्हीं से कंसल्ट करें जिन्हें आप समझते हैं कि हाँ ये अच्छे डॉक्टर हैं और इन पे मेरा भरोसा है। बट आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग कमेंट में पूछते जाते हैं सर मुझे ये प्रॉब्लम्स है, या मुझे मैसेज आ गया व्हाट्सएप, डायरेक्ट पूछते हैं सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे दवा बता दीजिए। अरे भाई कैसे दवा बता दें, हमने आपको जाना नहीं, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, किस तरह की डिसीज़ है, किस लेवल की डिसीज़ है। सपोज दैट पाइल्स है, कोई बोलता है मुझे सब पाइल्स हैं। अब वो पता ही नहीं कि पाइल्स में 4 ग्रेड्स होते हैं, आप पता नहीं ग्रेड 1 है 2 है 3 है 4 है, बस मेडिसिन बता दीजिए। क्या बॉडी का वेट है, नहीं पाइल्स है तो ब्लीडिंग्स है कि नॉन ब्लीडिंग्स है, हीमोरेजिड्स जो है, कुछ भी नहीं, बस आप दवा बता दीजिए। कमेंट में वही लिखा रहता है। अगर किसी को फ़ायदा होगा तो पूछता है दूसरे से, तुमको कैसे फ़ायदा हो, मुझे ही बता दो, मैं भी वही खा लूँ। भाई ऐसा तो नहीं होता ना। हर आदमी की बॉडी का अपना जो है मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। उसका जो है किस लेवल का, यानी कि उसके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं, किस लेवल के उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स हुई है, ये आपको कैसे पता। यानी किसी आदमी को अगर पैरा की जो एक डोज लगती है तो क्या ज़रूरी है कि दूसरा भी उसको बेयर कर ले। कुछ लोग तो हैं कि जो दिन भर स्मोक करते हैं, उन्हें जो ज़्यादा फर्क नहीं होता। कुछ लोगों को सिर्फ सिंगल स्मोक करा दीजिए तो उनको चक्कर आके गिर जाते हैं। तो सब आदमी, हर आदमी का अपना बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका जो इम्यून सिस्टम है, स्टेमिना है, सब डिफरेंट होता है। सो प्लीज़ आई हैव काइंड रिक्वेस्ट, डोंट गो फॉर द सेल्फ मेडिकेशन, टेक a proper consultation with the proper doctor so that you can get the good result with homeopathy, और आपका जो ट्रस्ट होम्योपैथी के प्रति है वो अच्छा सा बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।